नमस्कार। आज की हमारी कहानी है अपूर्णता। हेलो, हाउ आर यू। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर ये 4 शब्द उभरे जिन्हें देख विनीता चौंक पड़ी। विनीता एक आईएएस अधिकारी थी और इस समय केंद्र सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम में परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत थी। प्रारंभ से ही विनीता की भोजनावकाश में कार्य करने की आदत थी। उसने अपने कक्ष में एक कंप्यूटर टर्मिनल लगवा रखा था जो कंप्यूटर विभाग में लगे मुख्य कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। दरअसल पूरा दिन लोगों से विचार विमर्श करने, बैठकों में भाग लेने और फाइलें निपटाने में बीत जाता था। इसीलिए भोजनावकाश में जब दूसरे अधिकारी और कर्मचारी भोजन करने के बाद गप्पे मार रहे होते, तब विनीता एकाग्रचित्त होकर कंप्यूटर पर कार्य करती और परियोजना से जुड़ी रिपोर्टों और आंकड़ों का अध्ययन कर अपनी कार्य योजना तैयार कर लेती। इस अल्पावधि में ही इतना कार्य हो जाता जितना शायद पूरे कार्य दिवस में नहीं हो पाता। पर आज पहली बार किसी ने विनीता की एकाग्रता में विघ्न डाला था। वह बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती थी। उसके सामने तेज स्वर में बात करने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। फिर उसके कंप्यूटर पर यह संदेश देने की गुस्ताखी किसने की। अपने कक्ष से निकलकर विनीता तेजी से मुख्य कंप्यूटर कक्ष तक आई, पर वहां लगे सभी कंप्यूटर टर्मिनल खाली थे। उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, पर पूरा हॉल खाली था। शायद कंप्यूटर पर संदेश देने वाला उसके आने से पहले ही डर के कारण कंप्यूटर कक्ष से भाग गया था, या फिर यह संदेश उसके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए होगा। विनीता चुपचाप अपने कक्ष में आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में यह घटना उसके ध्यान से उतर गई और वह अपने कार्य में पूर्ववत व्यस्त हो गई। अगले दिन भोजन अवकाश में विनीता ने कंप्यूटर का स्विच खोल पहले कीबोर्ड पर अपना पासवर्ड लिखा। फिर जैसे ही कीबोर्ड पर उसने अपनी फाइल का नाम लिखा, स्क्रीन पर फाइल खुलने के साथ साथ एक छोटा सा संदेश उभरा। विनी, कैसी हो तुम? भोजनावकाश में काम करने की तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। विनीता का चेहरा तमतमा उठा। कार्यालय में उससे आंख मिलाकर बात करने का भी साहस किसी में नहीं था। फिर उसे तुम और उसके घरेलू नाम विनी से संबोधित करने का दुस्साहस कौन कर रहा था। वह लगभग दौड़ती हुई कंप्यूटर कक्ष तक आई, लेकिन कंप्यूटर कक्ष कल की ही तरह आज फिर खाली था। शायद संदेश देने वाले को मालूम था कि विनीता अगर कंप्यूटर कक्ष में उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी तो उसकी क्या दुर्गति करेगी। विनीता का मन खराब हो गया था। वह चुपचाप अपने कक्ष में आकर बैठ गई। उसके कक्ष और कंप्यूटर में लगे सभी द्विभाषी कंप्यूटर टर्मिनल वैक्स बी प्रोग्राम से जुड़े थे, जिन पर एक दूसरे को संदेश प्रेषित किए जा सकते थे। विनीता के अलावा केवल प्रबंध निदेशक वित्त आर.डी. कश्यप के कक्ष में एक और टर्मिनल लगा हुआ था। कश्यप साहब इसी सप्ताह स्थानांतरित होकर यहाँ आए थे, पर उनसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। निश्चय ही यह किसी अधीनस्थ कर्मचारी की शरारत थी। उस दिन विनीता का फिर किसी कार्य में मन नहीं लगा। अगले दिन भोजन अवकाश में कंप्यूटर का स्विच खोलते समय विनीता मन ही मन आशंकित थी। उससे डर था कि कहीं आज फिर कोई संदेश उसका इंतजार न कर रहा हो। धड़कते दिल से उसने कीबोर्ड पर अपना पासवर्ड लिखकर फाइल का नाम लिखा तो उसकी आशंका निर्मूल साबित हुई। स्क्रीन पर उसकी फाइल खुल गई थी। वह अपना काम करने लगी, परंतु थोड़ी ही देर बाद स्क्रीन पर संदेश उभरा। विनी, अगर तुम मेरा परिचय जानना चाहती हो तो आज मेरी तलाश में दौड़कर अपने कक्ष से बाहर मत आना। मुझे संतोष हो गया तो थोड़ी देर में मैं कंप्यूटर पर ही अपना परिचय दे दूंगा। ठीक है बच्चू, इंतज़ार कर लेती हूँ। एक बार तुम्हारा परिचय मिल जाए फिर तुम्हें इस गुस्ताखी का सबक सिखाऊंगी। विनीता ने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा। कुछ देर इंतजार करने के पश्चात स्क्रीन पर पुनः संदेश उभरा। विनी, सोचता हूँ कि अपना परिचय देने के स्थान पर पहले तुमसे तुम्हारा ही परिचय करा दूं। नाम विनीता अग्रवाल उर्फ विनी।
पर पुराने दोस्तों में विनर के नाम से मशहूर। उम्र 33 वर्ष। लिंग IAS, पर वर्षों पूर्व यह एक लड़की हुआ करती थी। शौक नया पुरुष प्रधान समाज की अवहेलना करना। पुराना स्त्री पुरुष एक ही। जीवन के दो पहलू तथा सुखी ग्रस्त जीवन जैसे सामाजिक विषयों पर पत्रिकाओं में लेख लिखना। शिक्षा लखीमपुर खीरी के युवराज दत्त महाविद्यालय से स्नातक, फिर PCS, 2 वर्षों बाद IAS में चयन। इसके बाद स्क्रीन पर अक्षर उभरने बंद हो गए। विनीता सोच में पड़ गई कि आखिर यह कौन है जो उसके बारे में इतना कुछ जानता है। उसका बायोडाटा तो कार्यालय में उसकी फाइल से कोई भी देख सकता था, पर उसके पुराने नाम, विनर और पत्रिकाओं में 10-12 वर्ष पहले लिखे गए लेखों के बारे में यहाँ लखीमपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जानने वाला कौन था? कहीं उसका कोई पुराना सहपाठी तो नहीं? तुम्हारा सोचना ठीक है विनी, मैं तुम्हारा एक पुराना सहपाठी हूँ जिसे तुमने एक दिन कसकर डांटा था, पर तुम्हारी वह डांट मेरे लिए प्रेरणा बन गई थी और आज मैं जो कुछ भी बना हूँ वो तुम्हारी प्रेरणा से ही बना हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, क्योंकि भोजनावकाश समाप्त होने वाला है। वैसे अगर तुम IAS का अपना मुखौटा उतार कर देखोगी तो शायद तुम्हें मेरा परिचय याद आ जाएगा। इसके साथ ही स्क्रीन पर संदेश उभरने बंद हो गए। उस दिन विनीता का फिर किसी काम में मन नहीं लगा। घर आकर वह चुपचाप लेट गई। माँ ने पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ, बस हल्की सी थकावट है। माँ ने करीब आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों इतनी मेहनत करती रहती हो? थोड़ा आराम भी किया करो। विनीता के होठों पर फीकी मुस्कान आकर रह गई। कैसे बताती वह कि वर्षों से उसने अपने चारों तरफ जो एक अभेद कृत्रिम दीवार खड़ी कर रखी थी। किसी ने उस दीवार में छेद कर झांकने की गुस्ताखी कर दी थी। उसे इस सत्य से परिचित कराने की कोशिश की थी कि वह भी कभी एक लड़की हुआ करती थी। IAS के पद की जिस गरिमा को वह आज तक अपने मान सम्मान का प्रतीक मानती रही थी, उसे किसी ने आज मुखौटे की संज्ञा दी थी। कौन है वह? वह गुस्ताख चाहे कोई भी हो, पर उसने आज विनीता को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। ख्यालों में खोई परियोजना निदेशक के अंतर्मन से निकलकर विनीता नाम की लड़की अपने छात्र जीवन में कब पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। अगर पता चल जाता तो क्या उसके अंदर का IAS उस लड़की को 12 वर्ष पुराना सफ़र तय करने की इजाज़त देता? विनीता ने उस वर्ष लखीमपुर के युवराज दत्त महाविद्यालय में BSc प्रथम वर्ष की कक्षा में प्रवेश लिया था। इंटर तक की शिक्षा उसने राजकीय कन्या विद्यालय में प्राप्त की थी। घर वाले अपनी लाडली को विनी कहकर पुकारते थे, पर परीक्षाओं, खेल कूद व वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हर जगह प्रथम आने के कारण वह अपनी सहेलियों के बीच विनर के नाम से मशहूर थी। विनीता के प्रथम आने का सिलसिला BSc में आकर ठहर सा गया था। कारण था धोरारा तहसील के एक ग्रामीण स्कूल से पढ़कर आया छात्र राम दुलारे। अर्धवार्षिक परीक्षा में उन दोनों के बराबर अंक आए थे। पहली बार किसी ने विनीता को चुनौती दी थी, इसीलिए वार्षिक परीक्षाओं में विनीता ने बहुत मेहनत की। भोजन अवकाश में भी वह अकेले ही पढ़ा करती थी, परंतु इस बार फिर दोनों के अंक बराबर थे। संयोग की बात है कि दोनों ने वार्षिक खेल समारोह में छात्र और छात्राओं की प्रतिस्पर्धाओं में अलग अलग प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राम दुलारे ने न सिर्फ ग्रामीण परिवेश से आया था, बल्कि उसकी वेशभूषा भी वैसी ही थी। उसके बालों में हमेशा तेल चुपड़ा रहता और वस्त्रों के रंगों में कोई तारतम्य ही नहीं रहता था। किसी भी रंग की पैंट पर किसी भी रंग की कमीज पहन लेता था। दूसरी तरफ विनीता की हमेशा से फैशन के अनुरूप सजने संवरने की आदत थी, इसीलिए जब उसकी सहेलियां राम दुलारे को उसका समकक्ष प्रतिस्पर्धी घोषित कर मजाक करती तो उसके तन मन में आग लग जाती। अगले वर्ष कानपुर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में
अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों ने जब संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो राम दुलारे भावुक हो उठा था। एकांत देखकर उसने कहा, विनी, पिछले 2 वर्षों से हम दोनों हर क्षेत्र में सफलता के पायदान पर संयुक्त रूप से खड़े हो रहे हैं। क्या हमारा यह साथ हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो सकता है? यह सुनते ही विनीता भड़क उठी थी। तुमने शीशे में कभी अपनी शक्ल देखी है? कपड़े पहनने तक की तमीज़ नहीं है और चले हो मेरा हाथ थामने। विनीता की डांट सुन राम दुलारे बुझ सा गया। उसकी आंखें छलछलाईं। उसने आहिस्ता से कहा, विनीता, तुम भी इंसान के सिर्फ बाह्य रूप को देखती हो। आंतरिक प्रतिभा और गुणों का तुम्हारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। उसकी बात सुन विनीता का मन पश्चाताप से भर उठा। उसे स्वयं अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि आखिर वह इतनी निष्ठुर कैसे हो गई। शायद इसके पीछे उस अपराजिता को हर क्षेत्र में राम दुलारे से मिल रही चुनौती की कड़वाहट और उसे किसी तरह पछाड़ने की अतृप्त अभिलाषा ही मुख्य कारण थी। विनीता ने अपने को संयमित करते हुए कहा, मुझे गलत मत समझो, मेरा यह आशय नहीं था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए शहर भेजा है। शिक्षा पूरी करके पहले तुम कुछ बन जाओ, फिर दुनियादारी के बारे में सोचना। राम दुलारे ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उसे वास्तविकता का एहसास हो गया था। बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के बाद विनीता पीसीएस की प्रतियोगिता में बैठी थी। इस बीच उसके पापा का स्थानांतरण झांसी हो गया था। अपने दोस्तों से बिछड़ने का गम पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने की खुशी से कम हो गया था। 2 वर्षों बाद ही उसका चयन आईएएस में हो गया था। उसके बाद बिल्कुल एक नई जिंदगी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पुराने साथियों और दोस्तों से इस बीच उसका संपर्क बिल्कुल टूट सा गया था। सत्य तो यह था कि उसने इन संपर्क सूत्रों को जीवंत रखने का प्रयास ही नहीं किया था। समय की लहरों पर सवार होकर वह इतनी तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ती चली गई थी कि अब कोई पुराना संपर्क सूत्र उसकी गरिमा के अभेद किले को तोड़कर उस तक पहुंचने का साहस भी नहीं कर सकता था। फिर कौन था वह दुस्साहसी? अगले 2 दिन प्रतीक्षा में ही बीत गए। भोजन अवकाश के बाद भी विनीता कंप्यूटर खोले बैठी रहती, परंतु कोई संदेश नहीं आया। विनीता अपने अंदर एक अजीब सी बेकरारी का अनुभव कर रही थी। कौन जाने यह उसका परिचय जानकर सबक सिखाने की व्याकुलता थी या फिर अपने गर्व के दुर्गम दुर्ग पर अज्ञात दिशा से दोबारा होने वाले आक्रमण की आशंका। कुछ भी हो, पर वह निर्मोही कठपुतली का खेल बड़ी कुशलता से खेल रहा था। धीरे धीरे इस बेकरारी ने बेचैनी का रूप ले लिया और उस दिन वह एक बैठक में अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर बुरी तरह बरस पड़ी। विनीता की ख्याति एक सख्त मिजाज अधिकारी के रूप में थी, पर वह इतनी कटु भी हो सकती है, यह स्वयं विनीता के लिए भी एक अनुभव था। अपने परिवर्तित व्यवहार पर वह स्वयं आश्चर्यचकित थी। शाम को घर आकर वह चुपचाप लेट गई। 1 घंटे बाद कुरियर सर्विस का कर्मचारी एक छोटा सा पैकेट दे गया। उस पर भेजने वाले का नाम अंकित नहीं था। विनीता ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक कंप्यूटर फ्लॉपी और एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी जिस पर टाइप किया हुआ था, विनी, इस फ्लॉपी को अपने पीसी पर लगाकर देखो। एक अज्ञात आशंका से विनीता का दिल धड़क उठा। उसने आहिस्ता से फ्लॉपी को अपने पीसी पर लगाया तो स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों बाद संदेश उभरने लगा। विनी, क्या हो गया है तुम्हें? जरा सी उथल पुथल से ही व्यथित हो गई। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों का रोष अधीनस्थों पर क्यों? तुम भारतीय प्रशासनिक सेवा की सदस्य हो, पर अपने जीवन के प्रशासन को कुशासन में मत परिवर्तित करो। अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर आत्ममंथन करो। जो तुम्हें आईएएस की गरिमा के नीचे दबी एक असहाय नारी नजर आएगी। क्या दोष है उसका? सिर्फ इतना कि कभी उसने कमर तोड़ मेहनत करके तुम्हें आईएएस बनाया था, पर उसके प्रतिकार में तुमने उसे क्या दिया?
अपूर्णता का भी शाप। एक मंत्र देता हूँ तुम्हें, प्रशासन तंत्र के तारों को अपनी नन्ही सी मुट्ठी में कसकर तुम जितना अधिक शक्तिशाली होती जाओगी, तुम्हारे अंदर की यह नारी उतनी ही शक्तिहीन होती जाएगी। फिर ऐसी शक्ति का उपार्जन क्यों? किसके लिए? क्या कुछ समा लेना चाहती हो अपनी इस नन्ही सी मुट्ठी में? क्या आसमान का एक नन्हा सा कतरा भी समा पाएगा तुम्हारी इस तथाकथित शक्तिशाली मुट्ठी में? शायद नहीं। फिर इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि प्रकृति ने तुम्हें जो जीवन दिया है वह बहुमूल्य है। हो सकता है कि तुम अपने को अपूर्ण न मानती हो, पर इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि प्रकृति ने नर और नारी को एक दूसरे का पूरक बनाया है। हो सकता है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना हो, पर यह भी तो हो सकता है किसी और को तुम्हारी ज़रूरत हो। आत्ममंथन करो विनीता। जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज लोगी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, और शांति ही मेरे प्रश्नों का समाधान है। पर शांति प्रकृति के नियमों को अस्वीकार कर, उनका तिरस्कार कर कभी नहीं मिल सकती। प्रकृति के नियमों को स्वीकार करना ही पूर्णता की परिभाषा है और जीवन का अंतिम परिणति। तुम्हारा शुभ चिंतक। स्क्रीन पर संदेश आना समाप्त हो गया था, पर इन चंद पंक्तियों ने विनीता की अंतरात्मा तक को झकझोर दिया था। जाने कैसा जादू था जिसने विनीता को आत्ममंथन के लिए विवश कर दिया। सत्य तो यह था कि उसके अंदर की नारी को उसके अंतर्मन ने अनजाने में नहीं, बल्कि सब प्रयास इस स्थिति तक पहुंचाया था। पीसीएस में चयन होते ही विनीता अपने आप को आम इंसानों से हटकर विशिष्ट मानने लगी थी, और आईएएस बनते ही उसे अपने सामने पूरी दुनिया बौनी प्रतीत होने लगी थी। उसके पिता अपनी इकलौती मेधावी पुत्री के हाथ पीले करने की अभिलाषा लिए हुए परलोक सिधार गए थे, और माँ के लिए सुयोग्य दामाद की तलाश आज भी एक मृगमरीचिका थी। रिश्तों की कोई कमी न थी, एक से बढ़कर एक रिश्ते आए थे, पर अपने से कनिष्ठ पद वाला कोई पुरुष उसके शरीर का स्पर्श करे, इस विचार मात्र से ही विनीता को वितृष्णा होने लगती थी, और अपने से वरिष्ठ पद वाले के आगे झुकने और उसकी सेवा करने की इजाज़त विनीता को उसका अहम कभी नहीं देता था। ऊहापोह के इसी भंवर जाल में फंसी विनीता ने अपने जीवन की आवश्यकताओं की सूची से वैवाहिक जीवन नामक शब्द को परे धकेल दिया था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी शारीरिक क्षुधा का अनुभव न किया हो, पर सत्ता और शक्ति अर्जित करने की हवस के आगे अन्य प्राकृतिक क्षुधाएं गौण हो जाती हैं। यह एक ऐसी भूख है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को उदरस्त करने के पश्चात भी अतृप्त ही रहती है। विनीता आज तक अपने को धन, वैभव, शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा से परिपूर्ण व्यक्तित्व की स्वामिनी समझती रही, परंतु आज पहली बार किसी ने उसे अपूर्ण होने का उलाहना दिया था। अपूर्ण शब्द किसी गंदी गाली की तरह उसकी मर्मस्थली को भेद रहा था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे असंख्य बिच्छू ले जाते हुए उसके शरीर पर रेंग रहे हों। नहीं, वह अपूर्ण नहीं है, वह आज भी एक सुदर्शन देह की साम्राज्ञी है। विनीता उठकर आदम का दाहिने के सामने खड़ी हो गई। अपने प्रतिबिंब को निहार वह दर्प से मुस्कुरा उठी। उसकी झील सी गहरी आँखें, उमड़ते मेघों सी लहराती विपुल केशराशि, मोती सी दंत पंक्तियाँ, उन्नत ललाट और सुदर्शन ग्रीवा आज भी उसे कालिदास की नायिका के समकक्ष सिद्ध कर रहे थे। हर दृष्टि और प्रत्येक कोण से वह संपूर्ण है। अपूर्णता का कहीं कोई नामो निशान न था। तभी अचानक बिजली चली गई। अंधकार ने संपूर्ण वातावरण को अपनी स्याह चादर में समेट लिया। कहीं ऐसा ही अंधकार उसके जीवन में तो नहीं आ रहा, विनीता ने सोचा। एक पल के लिए उसके हृदय में कंपन हुआ, पर अगले ही क्षण उसके अंदर से किसी ने फन उठाकर कहा, अंधकार करीब आया तो क्या, अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करने की शक्ति है मुझ में। तभी बिजली फिर आ गई। पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। विनीता अब अपने को हल्का अनुभव करने लगी थी।
अपने अंदर स्फूर्ति लाने के लिए उसने अपने केशों पर हाथ फेरा तो चौंक पड़ी। काले मेघों के बीच छुपकर कौन उसे मुंह चिढ़ा रहा था। विनीता ने ध्यान से देखा तो चांदी के तार सा चमकता हुआ सफ़ेद बाल स्वयं अपना परिचय देने का दुस्साहस कर रहा था। इस घुसपैठिए को वर्जित क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश करने के अपराध का तो दंड भोगना ही था। विनीता ने दायां हाथ बढ़ाकर उसे जड़ से उखाड़ लिया। अपनी उंगलियों में दबे असहाय अपराधी पर एक घृणा भरी दृष्टि डाल उसने उसे उपेक्षापूर्वक कूड़ेदान में डाल दिया। उसे चुनौती देने वालों को वह ऐसे ही जड़ से उखाड़कर नष्ट कर देगी, विनीता ने सोचा और अनायास ही उसके होठों पर एक मुस्कान थिरक उठी। विनीता अपनी इस क्षणिक सफलता पर मुस्कुराओ मत। तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी, कौन है? विनीता चौंक पड़ी। तुम मुझे रक्त बीज का वंशज कह सकती हो। तुम मुझे जितना नष्ट करने की कोशिश करोगी, मेरे उतने ही प्रतिबिंब तुम्हें और नजर आएंगे। विनीता को लगा कि यह आवाज़ कूड़ेदान से आ रही है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कूड़ेदान में उसके द्वारा फेंके गए सफ़ेद बाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। लेकिन निर्जीव वस्तु से तो आवाज़ नहीं आ सकती। फिर कौन था जो अपने को रक्त बीज का वंशज बता रहा था? उसने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु कक्ष में उसके अतिरिक्त कोई और नहीं था। शायद उसका वहम रहा होगा, विनीता ने ठंडी सांस भरते हुए सोचा। अनायास ही विनीता का हाथ एक बार फिर अपने सिर पर चला गया, बिखरे हुए बालों को संवारने के लिए। उसने उन्हें अपनी उंगलियों से पकड़ा ही था कि बुरी तरह चौंक पड़ी। चांदी के तार से चमकते हुए कई सफ़ेद बाल इधर उधर छिपे हुए उसका उपहास उड़ा रहे थे। जड़ हो गई विनीता। क्या रक्त बीज की तरह उनके इतने प्रतिरूप इसी क्षण तैयार हो गए, या उनका अस्तित्व पहले से ही था, या फिर उम्र ने उस अपराजिता को पराजित करने की ठान ली थी। काफ़ी देर तक विनीता सुन्न सी खड़ी रही। फिर अचानक जैसे उस पर दौरा सा पड़ गया था, वह एक एक सफ़ेद बाल उखाड़कर फेंकने लगी। यह क्या कर रही हो विनीता? आईने में दिखाई पड़ रहे विनीता के प्रतिबिंब ने उसे टोका। ये मेरे साथ नहीं रह सकते, मैं इन्हें नष्ट कर डालूंगी। विनीता ने क्रोध से अपने जबड़े भींचे। तो क्या तुम राजा ययाति की भांति चिरयौवना रहना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं चिरयौवना रहना चाहती हूँ। विनीता चीख सी पड़ी। लेकिन ययाति को तो यौवन उसके पुत्र ने उपहार में दिया था, तुम्हें कौन देगा? तुम तो वंशहीन हो। एक दिन तुम्हारे साथ ही तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा। प्रतिबिंब ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मैं वंशहीन नहीं हो सकती। विनीता ने तीव्र स्वर में प्रतिवाद किया। क्यों? तुम तो अपनी माता पिता की इकलौती संतान हो और अपने में एक संपूर्ण मनुष्य। फिर भला? हाँ हाँ, मैं एक संपूर्ण व्यक्तित्व की स्वामिनी हूँ। क्या कमी है मुझ में? विनीता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, किसे धोखा दे रही हो तुम? मैं प्रतिबिंब हूँ तुम्हारा। ध्यान से देखो मुझे। क्या तुम्हें मेरी मांग का सूनापन नहीं दिखाई पड़ रहा? क्या तुम्हें मेरी आंखों में एक अतृप्त प्यास नजर नहीं आती? क्या मेरे कान प्यार के दो बोल और किसी की किलकारी सुनने के लिए नहीं तरसते? क्या मेरा हृदय किसी और के लिए नहीं धड़कना चाहता? क्या मेरी बाहें किसी और की बाहें थाम सुकून नहीं ढूंढना चाहती? क्या मेरी कोख किसी का इंतजार नहीं कर रही? कहाँ से पूर्ण हूँ मैं? क्या मेरा एक एक अंग अपनी अपूर्णता की दास्तान नहीं सुना रहा? चुप हो जाओ, भगवान के वास्ते चुप हो जाओ। विनीता अपने कानों पर हाथ रखकर चित्कार कर उठी। भगवान? कौन सा भगवान, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, या अगर है भी तो जिसके बनाए सृष्टि के नियमों को तुम तोड़ देना चाहती हो? तो फिर मैं क्या करूं? विनीता की बेबसी उसके स्वर से झलक उठी। अपने बहुमूल्य जीवन को अभिशप्त होने से बचा लो। इसके साथ ही आईने से उसका प्रतिबिंब अंतर ध्यान हो गया। विनीता को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसने अभी देखा सुना था वह सत्य था या मात्र उसका वहम। जो भी हो, पर वास्तविकता तो यही थी कि आज आईने ने ही उसे आईना दिखा दिया था।
पूरी रात विनीता करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। अगले दिन कार्यालय पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद चेयरमैन ने उसे अपने कक्ष में बुलवा लिया था। प्रबंध निदेशक वित्त कश्यप साहब वहां पहले से ही उपस्थित थे। विनीता को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए चेयरमैन साहब ने पूछा, मैडम कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, विनीता ने संक्षिप्त उत्तर दिया। मैडम, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तराई क्षेत्र में एक जंगल है जिसे दुधवा नेशनल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन जंगलों में सभ्यता से दूर थारू नाम की जनजाति रहती है। विकास की किरणें अभी तक इस जनजाति तक नहीं पहुंच सकी हैं। थारुओं के सर्वांगीण विकास के लिए विश्व बैंक से 50 करोड़ रुपए की सहायता मिलने वाली है। चाहता हूं कि आप और कश्यप साहब वहां जाकर वहां की परिस्थितियों का आकलन कर एक कार्य योजना तैयार करें। इतना कहकर चेयरमैन साहब एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, आप कब तक वहां जाने की तैयारी कर सकती हैं? मुझे कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है। कश्यप साहब जब भी चलना चाहें मैं तैयार हूँ, विनीता ने कहा। ठीक है मैडम, फिर कल प्रातः 5 बजे कार्यालय की गाड़ी से मैं आपको लेने आपके घर आ जाऊँगा। आप तैयार रहिएगा, कश्यप साहब ने संभ्रांत स्वर में कहा। मृदुभाषी कश्यप साहब विनीता से 1 वर्ष वरिष्ठ IAS थे। विनीता का उनसे यह दूसरी मुलाकात थी। कुछ दिनों पूर्व जब उन्होंने इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था, तब विनीता से उनका औपचारिक परिचय हुआ था। विनीता ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके घुंघराले बाल, फ्रेंच कट दाढ़ी और आंखों पर सुनहरा चश्मा उनके गंभीर व सौम्य व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न कर रहे थे। विनीता ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने वर्षों बाद उन्हें लखीमपुर जाने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थी जीवन में वह अपने कॉलेज की तरफ से एक बार दुधवा में बने राष्ट्रीय उद्यान में घूमने आई थी। तब उसने अपनी सहेलियों के साथ वहाँ बहुत धमा चौकड़ी मचाई थी, पर तब और अब में काफ़ी अंतर था। फिर भी पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो जाने के कारण वह काफ़ी पुलकित थी। दिल्ली से दुधवा तक का सफ़र लगभग 400 किलोमीटर का था। दोपहर बाद वे लोग वहां पहुंच पाए थे। उस दिन देर रात तक विश्व बैंक की टीम और थारू समुदाय के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श चलता रहा। अगला दिन भी थारुओं की बस्तियों का दौरा करने और उनके सामाजिक जीवन और रहन सहन की परिस्थितियों का अध्ययन करने में बीत गया। शाम होते ही विश्व बैंक की टीम आवश्यक दिशा निर्देश देकर लौट गई। विनीता और कश्यप साहब को एक दिन और रुकना था। वे लोग राज्य सरकार के अतिथि गृह में ठहरे हुए थे। 2 दिनों की भागदौड़ में विनीता बुरी तरह थक गई थी। दिल्ली की अपेक्षा यहाँ ठंड कुछ ज़्यादा थी। अतिथि गृह के केयर टेकर ने अलाव जला दिया था। अलाव के पास आराम कुर्सी पर बैठकर विनीता और कश्यप साहब कॉफ़ी की चुस्की ले रहे थे। केयर टेकर भी साथ बैठा हुआ था। वह स्थानीय निवासी था। अतिथि गृह से 2 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच ही उसका गांव था। शहर जाकर उसने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। स्थानीय परिवेश के हिसाब से उसे प्रगतिशील कहा जा सकता था। उसने बातचीत करते हुए उन्हें थारुओं के जनजीवन और रीति रिवाजों के बारे में ऐसी अनेक बातें ज्ञात हुईं जिन्हें बाहर से आए व्यक्ति के लिए जान पाना दुष्कर था। तभी केयर टेकर ने पूछा, मैम साहब जानती हैं इन थारुओं के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण क्या है? नहीं, कॉफ़ी का घूंट भरते हुए विनीता बोली, इनके समाज में पुरुषों को हमेशा हे दृष्टि से देखा और तिरस्कृत किया जाता रहा है। बहुत से घरों में आज भी पुरुषों का रसोई में प्रवेश वर्जित है। स्त्रियां थाली रखकर पैर की ठोकर से रसोई से बाहर निकालती हैं, तभी पुरुष भोजन ग्रहण कर पाता है। जिस समाज में आधी आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता हो, वहाँ के लोग अपनी अपमानित जिंदगी को ढो तो सकते हैं, पर विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते, क्योंकि विकास की ललक पैदा करने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, उसका ऐसे समाज में अभाव होता है, केयरटेकर ने बताया। विनीता ने कश्यप साहब की तरफ देखा।
वे कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए बहुत ध्यान से चौकीदार की बातें सुन रहे थे। विनीता ने पास रखी सूखी लकड़ी से अलाव को कुरेदते हुए केयरटेकर से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों है? अलाव की आंच काफ़ी तेज हो गई थी। केयरटेकर ने पीछे खिसकते हुए कहा, किंवदंती है कि मुस्लिम शासकों ने जब राजपूताने पर आधिपत्य कर वहाँ की धन संपदा को हस्तगत करना आरंभ कर दिया था, तब राजपूत रानियाँ अपने सतीत्व और संपत्ति को उनकी कुदृष्टि से बचाने हेतु अपने नौकरों के साथ जंगलों में छिप गई थीं। बाद में राजपूत तो युद्ध में शहीद हो गए और उनकी रानियाँ फिर कभी अपने घर न लौट सकीं। उनमें से कुछ ने तो खामोशी के साथ मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, पर कुछ प्रकृति से लड़ न सकीं और समय बीतने के साथ साथ उन्हीं नौकरों से उन्हें संतानोत्पत्ति हुई, पर अपने को श्रेष्ठ समझने की मानसिकता वश पूर्णता के समीप पहुंचकर भी वे अपूर्ण ही रहीं। उसका अभिशाप उनके वंशज आज तक भोग रहे हैं। प्रकृति ने तो स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाया है। इस सत्य की आवश्यकता को अनुभव करके भी अपने को श्रेष्ठ समझने का जो पाप उन्होंने किया था, उसका दंड तो उनके समाज को भोगना ही था। इतना कहकर केयरटेकर खाने का प्रबंध करने चला गया। विनीता अबाक बैठी रही। जंगलों में रहने वाला यह अल्पशिक्षित केयरटेकर पूर्णता और अपूर्णता की कितनी सहज व्याख्या कर गया था, तो क्या अपनी श्रेष्ठता के अभिमानवश वह भी? इसके आगे उसकी सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो गई। क्या सोच रही हो विनीता? उसे चुप देखकर कश्यप साहब ने पूछा। मैं सोच रही थी कि विनीता चाहकर भी अपनी अभिव्यक्ति को शब्दों का रूप नहीं दे सकी। तुम ठीक सोच रही हो विनी। पूर्णता और अपूर्णता की जो व्याख्या जंगलों में रहने वाले इस अल्पशिक्षित व्यक्ति ने की है, वह बिल्कुल सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर तुम आज भी विनर बन सकती हो। कश्यप साहब ने गंभीर स्वर में कहा। विनी और विनर, यह तो उसके पुराने नाम हैं। विनीता चीख सी उठी। उसने कश्यप साहब को घूरते हुए पूछा, कौन हैं आप और मेरे बारे में क्या जानते हैं? मुझे नहीं पहचाना तुमने? मैं हूँ आर.डी. कश्यप। आर.डी. फॉर? कश्यप साहब ने अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए कहा। उन्होंने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया था। आर.डी. विनीता मन ही मन बुदबुदाई। उसे कश्यप साहब की आंखें कुछ पहचानी पहचानी सी लगीं। अचानक जैसे कुहासा छट गया और तस्वीर साफ हो गई। वह आहिस्ता से बोली, आर.डी. आप कहीं मेरे बीएससी के सहपाठी राम? तुम्हारा अंदाज़ा सही है, मैं तुम्हारा सहपाठी राम दुलारे कश्यप ही हूँ। कश्यप साहब ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ओह, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई थी। विनीता ने सांस भरते हुए कहा। पहचानती भी कैसे? तुमने जिस राम दुलारे को देखा था, वह बालों में तेल चुपड़े रहता था। उसे तो कपड़े पहनने तक की तमीज़ नहीं थी। उस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वह डांट ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी और मैंने कुछ बनने की ठान ली थी। तुम्हारे पीसीएस में चयन होने के अगले वर्ष ही मेरा चयन आईएएस में हो गया था। उसके अगले वर्ष तुम भी आईएएस बन गई थी, पर संकोचवश मैं चाहकर भी कभी तुम्हारे पास दोबारा नहीं आ सका। किस्मत से जब मेरा स्थानांतरण तुम्हारे कार्यालय में ही हो गया, तो उस दिन तुम्हें देखते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तो कंप्यूटर पर संदेश देने वाले आप ही थे? हाँ, तुम्हारी शांति भंग करने वाला अपराधी मैं ही हूँ। पर विश्वास करो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार आज भी है। तुम्हारे बिना मैं आज भी अपूर्ण हूँ। अपूर्ण आप नहीं, बल्कि अपनी अज्ञानतावश अपूर्णता का अभिशाप आज तक मैं भोग रही हूँ। विनीता ने दर्द भरे स्वर में कहा। यह तुम कह रही हो? हाँ, इस सत्य को स्वीकार करने का साहस मुझ में आपने ही उत्पन्न किया है। मैं बहुत थक चुकी हूँ।
असत्य से लड़ते लड़ते अपनी अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या मेरी सहायता करेंगे? विनीता ने अपना हाथ कश्यप साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कश्यप साहब ने एक पल विनीता के बढ़े हुए हाथ को निहारा, फिर आगे बढ़कर उसे थाम लिया। एक सुखद एहसास और तृप्ति की भावना विनीता के चेहरे पर चमक उठी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।